जम्मू कश्मीर का आतंकवादी, जिसको अभी तक अलगाववादी कहते रहे, आतंकवादी यासीन मलिक, उसके ऊपर एनआईए ने कार्रवाई की थी और टेरर फंडिंग का मामला दर्ज करके जांच शुरू की थी। उसमें फिर चार्जशीट दाखिल हुई और अब कोर्ट ने उस मामले की सुनवाई करते हुए सजा मुकर्रर कर दी है, यानी तय कर दी है। 25 मई जो आने वाली है, इस 25 मई को इसकी सजा सुनाई जाएगी और माना यह जा रहा है कि आतंकवादियों की मदद करने के जुर्म में ये जो यासीन मलिक है, इसके ऊपर यूएपीए लगेगा, यानी सजा मुकर्रर होगी तो लंबा जेल में जाएगा। और ये जो सजा है यूएपीए के तहत, इसमें यहां तक कि संपत्ति जब्त करने का भी अधिकार सरकार को मिलता है। यह बहुत बड़ा झटका कश्मीर के उन अलगाववादी नेताओं के लिए भी है जो अभी तक आतंकवादियों की भाषा बोलते रहे, आतंकवादियों की डायरेक्ट इनडायरेक्ट मदद करते रहे। लेकिन यासीन मलिक, आपको याद होगा द कश्मीर फाइल मूवी आई थी और उसमें बताया गया था कि किस तरह से एक बिट्टा भी है जिसने खून में सने चावल खिलाए थे। ऐसे बहुत अभी हत्यारे हैं जिनको अभी हिसाब किताब होना, सजा बोलनी बाकी है। और इसी बीच हम देख रहे हैं कि जो सरकार है, धारा 370 हटाने के बाद मोदी सरकार ने जिस तरह से सेना को फ्री हैंड दिया, उसके कारण वहां आतंकवाद पर लगातार प्रहार हो रहा है। लेकिन इक्के दुक्के लोग अभी भी गली मोहल्ले से निकलते हैं और वो वहां कश्मीरियों को मारकर फिर से गलियों में गायब हो जाते हैं। इनके भी इंतजाम किए जा रहे हैं। लेकिन अब यासीन मलिक की जब यह सजा मुकर्रर हुई है, जो 25 मई को बुलेगी, जिसमें माना जा रहा है कि आजीवन जेल उनको हो सकती है। लेकिन इसी मामले में आपको बता दें, जो 1990 के दशक में वहां हुआ, और उसमें यासीन मलिक एक ऐसा व्यक्ति था जिसने एयरफोर्स के 4 निहत्थे जवानों को, खड़े हुए को गोली मारी थी। आतंकवादियों का ग्रुप गाड़ी से आया था और उसमें यासीन मलिक भी था। यासीन मलिक, उसने जो है आपको बताएं, जिन 4 एयरफोर्स के निहत्थे जवानों को मारा था, उसमें एक स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना भी थे। और रवि खन्ना की पत्नी ने इस यासीन मलिक की एनआईए की कोर्ट में जो सजा बुली है, इस पर टिप्पणी दी है। उन्होंने कहा है, उनका नाम है निर्मल खन्ना। निर्मल खन्ना जो रवि खन्ना स्क्वाड्रन लीडर की पत्नी है, उन्होंने ये बयान दिया। उन्होंने कहा स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना का खून इसका पीछा कर रहा है। यासीन मलिक के लिए कहा, ये उसे उस केस में भी बचेगा नहीं। खून की सजा खून, मौत की सजा मौत। मैं इंतजार कर रही हूं, हमें इंसाफ जरूर मिलेगा। ये जो उनका कॉन्फिडेंस है, ये खाली एक आवाज नहीं है, ये अंतरात्मा की आवाज है जो परमात्मा की आवाज बन जाती है। और आपको बता दूं कि कश्मीर के अंदर जिस तरह से ये खून खराबा हुआ और आतंकवाद हुआ, मैं इसको हमेशा एक बात कहता हूं कि 1947 में जब देश बटा, एक हिस्सा पाकिस्तान हो गया, दूसरा हिस्सा हिंदुस्तान हो गया। कश्मीर में ये धारा 370 और 35 से लगाकर योजनाबद्ध तरीके से इस कश्मीर को भारत से काटने के षड्यंत्र हुए। जो भी लोग वहां सत्ता में बैठे, उनका प्रयास था कि यहां केवल और केवल एक धर्म के मानने वाले रह जाएं, केवल इनको बताया जाए और बाकी लोगों को यहां से मार भगाया जाए। और इसलिए आतंकवादी गतिविधि में 2 लोगों को टारगेट किया गया। एक वो जो मुस्लिम थे लेकिन राष्ट्रवादी थे, उनको भी मारा गया, नो डाउट। दूसरा टारगेट किलिंग, मैं इसको बोलता हूं, ये टारगेट किया गया हिंदुओं को, और हिंदुओं को मारा गया। उनके पीछे 1990 में जो प्लानिंग के साथ मस्जिदों से जो अनाउंस हुए थे, उसके साथ लोकल लोग भी खड़े हुए, जिनके दिमाग में यह डाल दिया गया कि अगर यहां से हिंदू विहीन कश्मीर हो जाएगा तो तुम्हारे लिए तो बगैर घोषणा करे ये पाकिस्तान हो जाएगा। क्योंकि जब दूसरे धर्म के मानने वाले लोग बचेंगे ही नहीं, केवल तुम बचे, तो इसका जैसा चाहे उपयोग करो, जैसा चाहे उपभोग करो। सारी लीडरशिप, चाहे वो पीडीपी हो, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे फिर कांग्रेस हो, ये मिल गए और इन्होंने प्लानिंग करी कि इस भूभाग को इसी तरह लूटते रहो। क्योंकि कश्मीर, जिसको स्वर्ग कहा जाता है धरती का, उसमें जो संसाधन हैं, इनको था कि इसको लूटो और आतंकवाद को कभी खत्म मत होने दो। लेकिन अगर ये मूल धारा में मिल गया, धारा 370 हट गई, 35 से हट गया, यहां हिंदू बस गए, भारत के बाकी लोग भी यहां आ गए, तो क्या होगा?
फिर तो यहां उनकी चलेगी नहीं। और इसलिए ये प्लानिंग करते रहे और 1990 का जो जीनोसाइड हुआ उसमें योजनाबद्ध तरीके से हिंदुओं को मारा गया, हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार हुए। उनकी वो दशा मैंने देखी है कि वो टेंटों के अंदर दिल्ली में, देश की राजधानी में रहे थे। कोई राजनीतिक दल उनके पास नहीं गया था सिवाय बीजेपी के, आरएसएस के। आरएसएस तो राजनीतिक है नहीं, आरएसएस ने और बीजेपी ने इनकी मदद की। सवाल यह है कि इस देश के जो वो नागरिक थे, हम लोग बांग्लादेशियों की बात करते हैं, रोहिंग्याओं की बात करते हैं, उनके मानवाधिकार की बात करते हैं, लेकिन हमारे ही देश के रहने वाले कश्मीरी हिंदू जिनके ऊपर ठप्पा लगाया कश्मीरी पंडित, और पंडित इसलिए कहा गया क्योंकि एक सोची समझी रणनीति थी कि पंडित 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 करेंगे तो बाकी हिंदू ये महसूस करेंगे कि ये तो पंडितों पे हुआ है, हमारे ऊपर थोड़ी हुआ है। इस देश में बांटो और राज करो। अंग्रेज चले गए लेकिन अंग्रेजों की नीतियां इस देश के राजनीतिक दलों ने अपना ली। दलितों के दिमाग में भरा गया कि इस देश के जो पंडित हैं वही तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन हैं, बड़े अत्याचार किए हैं, बड़ी छुआछूत की है, और यह भ्रम फैलाया गया। इतिहास कभी नहीं बताया गया और झूठा इतिहास गढ़ा गया, जिससे लोगों के अंदर जातिगत वैमनस्य फैले। और इसके लिए हमने देखा है कि आप 1990 से लेकर और आज तक आप देखिए, जहां भी ये कश्मीरी हिंदू अपना आक्रोश प्रकट कर रहे हैं, अपना दुख प्रकट कर रहे हैं, धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, मुट्ठी भर लोग खड़े दिखाई देते हैं। कोई साथ नहीं है, कोई आवाज नहीं बन रहा है, कोई मीडिया में नहीं आ रहा है। क्यों? जरा कोई एक किसी की हत्या हो जाती है तो अगर वो अखलाक है तो पूरी कांग्रेस, पूरी आप पार्टी, पूरे कम्युनिस्ट और पूरा मीडिया वहां जाकर डेरा डाल देता है और लाइव चलाता है, देखिए एक अखलाक को लिंचिंग कर दी गई। और 1990 में हुई लिंचिंग, और जो आज भी हो रही है, ये लिंचिंग किसी को दिखाई नहीं देती। दिखाई तो देती है लेकिन इसको दिखाना और सुनना नहीं चाहते। अभी राहुल भट्ट मारा गया, इतवार का दिन था, छुट्टी थी, घर से बुलाया गया, बता के मरवाया गया। ये है राहुल भट्ट। मारने वाले आए थे या बुलाए गए थे, इसकी अभी जांच चल रही है। लेकिन साफ है, मेरे जैसा आम आदमी, ना मैं पुलिस में हूं ना इंटेलिजेंस कहीं एजेंसी में हूं, मैं कह रहा हूं विश्वास के साथ कि जिस तरह का इंसिडेंट है, एक आदमी को आप छुट्टी के दिन बुला रहे हो, एक आदमी को आप बता रहे हो, ऑफिस वाले बता रहे हैं, ये है साहब, ये है पूरी प्लान के साथ ओनर किलिंग। इसी तरह स्कूल का केस हुआ था, एक महिला मार दी गई थी, सारे टीचर एक साइड हो गए, कौन कौन है भाई, अलग हो जाओ, कौन हिंदू है, ये है साहब। हिंदू कहकर मारा गया, वो सिख थी महिला। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वो चाहते ही नहीं है कि कोई दोबारा से यहां हिंदू आए, क्योंकि बीजेपी के ये सपनों का एक वो उनको साकार कर रही है। बीजेपी की प्लानिंग है कि धारा 370 35 से हटाने के बाद हिंदुओं को वापस उनके घरों में बसाया जाए। जिनके घर छिने, जिनकी दुकान छिनी, जिनके मकान खेत छिने, उनको वापस दिलाया जाए। तो लोगों को लग रहा है कि वापस देना पड़ेगा और इसलिए प्लानिंग करो। लेकिन मैं आज कह रहा हूं कि यासीन मलिक को जो ये हत्या का, ये यासीन मलिक को जो एनआईए ने ये कार्रवाई की है और जिसके कारण अब उसको ये सजा होनी है, भट्ट को भी जिस तरह से पकड़ा है और उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। अब आपको बता दूं, जो ये होंगे, ये जो कार्रवाई हो रही है, इसके बाद ये एक मैसेज जाएगा कि जो भी 1990 के दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, और जो आज की डेट में सर उठा रहे हैं उनको भी कुचला जाएगा। आप देख रहे हैं पुलिस की कार्रवाई थोड़ा ही है, केंद्रीय सुरक्षा बल किस तरह से त्वरित कार्रवाई करता है। राहुल भट्ट को मारने वालों को कुछ ही घंटों में मार गिराया गया। जो घटना करते हैं वो बच नहीं सकते। आज कश्मीर बदला हुआ है, पहले ऐसा नहीं होता था। आतंकवादी घटना करके फरार हो जाया करते थे, गलियों में छुप जाया करते थे, और उनके अगर वो जनाजे निकलते थे तो उसमें जुलूस निकलता था। आज कहां गया? ये नहीं है। और इसीलिए आपको बता दूं, ये जो 25 जनवरी 1990 को जो घटना हुई है कश्मीरी हिंदुओं के साथ, एक तो मैं सभी देशवासियों से कहना चाहूंगा
कि उसको कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ कहना बंद करें, क्योंकि ऐसा कहने से ऐसा लगता है कि पंडित माने बस एक किसी विशेष जाति के खिलाफ कोई आक्रोश है ना। आतंकवादी, वो आतंकवादी पाकिस्तान से आने वाले कम हैं, कश्मीर में रहने वाले लोग उनका साथ सपोर्ट ना दें, एक भी आतंकवादी जिंदा बच ही नहीं सकता। आज कैसे हो रहा है, कुछ ही घंटों में आतंकवादी पाकिस्तान से पार करके आए सीमा, वो मारे जा रहे हैं, क्योंकि आज कश्मीर में रहने वाले लोग वो सुरक्षा बलों तक वो जानकारी दे रहे हैं कि हमने एक अननोन पर्सन देखा है भाई हमारी गली में, तो मारा जाता है। और पहले उसको छुपाया जाता था, घर में रख दिया जाता था, पेपर तैयार होते थे, आईडी कार्ड तैयार होते थे, और बता दें मेरा बेटा ही तो है, उनके बेटे ही होते थे। तो ये जो हो रहा है ये पूरी प्लानिंग के साथ हो रहा है। और इस प्लानिंग में आपको बता दूं कि अब ये सब तोड़ा जा रहा है। जब से धारा 370 हटी है, 35 से हटाया गया है, उसके बाद से केंद्र सरकार ने जो योजनाएं लागू की हैं, जिस तरह से केंद्रीय सुरक्षा बलों को फ्री हैंड दिया है, बहुत हद तक कंट्रोल में आया है। लेकिन अभी भी लोकल पुलिस जो वहां की है उसमें उन्हीं की औलादें नौकरियों पर हैं, वो मिले हुए हैं। और जब तक पूरी तरह इनका सफाया नहीं होगा, जो अभी पाकिस्तान परस्त लोग बैठे हुए हैं सिस्टम के अंदर, क्योंकि ये मुझे याद आता है कश्मीर फाइल मूवी का एक डायलॉग, सरकार तुम्हारी है सिस्टम तो हमारा है। तो वाकई में जम्मू कश्मीर में सरकार बेशक केंद्र के अधीन वहां राज्यपाल जी चला रहे हैं मनोज सिन्हा, लेकिन अभी भी सिस्टम में कुछ लोग ऐसे जरूर बैठे हैं जो नहीं चाहते कि कश्मीर में शांति बहाल हो और हिंदू वापस से जाकर वहां बसें। केंद्र सरकार पूरी कोशिश में लगी है, ऐसे लोगों को चिन्हित करके नौकरी से निकाला जा रहा है, इनको जेल में डाला जाए, ताकि एक उदाहरण बने कि यदि आप इस देश के विरोध में कुछ अभियान करोगे, आतंकवादियों का साथ दोगे, तो आपका हश्र भी यासीन मलिक जैसा होगा। वाकई में इससे एक मैसेज जाएगा। और ये केंद्र सरकार की जो पहल है इसको सलाम करना चाहिए, सैल्यूट करना चाहिए कि कम से कम उन्होंने जो इस तरह के आतंकवादी और आतंकवादियों के मददगार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई में एनआईए को लगाया है। एनआईए की बड़ी कार्रवाई अभी और अगले दिनों में आपको देखने को मिलेगी। वंदे मातरम।